नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना बजट पेश कर दिया और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए आम बजट पर कहा कि आम बजट में आने वाले चुनावों में केवल 5 राज्यों का ध्यान रखने की भाजपा ने असफल कोशिश की है। लिहाजा बजट में केंद्र सरकार ने इन 5 राज्यों का ध्यान तो रखा है, लेकिन इसमें भी उनकी कोशिश असफल हुई है और आम आदमी ये बात भली भांति जानता है। आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने कहा कि यह बजट आम जनता के लिए नहीं, पूंजीपतियों के लिए सरकार ने पेश किया बजट में किसानों के लिए एमएसपी की बात नहीं की गई। पहले 2 करोड़ नौकरियों का शिगुफा, अब 60 लाख नौकरियों का। कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों को इस बार एक उम्मीद थी। हर बार की तरह सरकार ने जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। वहीं बीजेपी उत्तराखंड चुनाव मीडिया प्रभारी सुरेश जोशी ने इस पर कहा है कि अब आरबीआई से प्रदेश कर्ज लेने पर ब्याज नहीं देना होगा, जिससे उत्तराखंड राज्य को इससे बहुत हद तक फायदा मिलेगा। यही नहीं, भारतमाला प्रोजेक्ट से उत्तराखंड को लाभ होगा, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में करीब करीब एक हिस्सा ऐसा भी है जहां पर अलग अलग परियोजनाएं चल रही हैं। इस समय देश में ऑर्गेनिक खेती की बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसके प्रोत्साहन के लिए, उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने एक स्टेप उठाया है और सरकार ने कहा है कि भाई ऑर्गेनिक खेती का और हम लोग इसको बढ़ाएंगे, इसके उत्पादन को। उससे भी उत्तराखंड को बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक प्रोजेक्ट गंगा नदी के किनारे का जो प्रोजेक्ट है, उसमें कहा है कि केमिकल से, जिसमें जो केमिकल न पड़े और केमिकल से जो है वो अलग हो, ऐसे करके खेती कैसे हम गंगा जी के किनारे कर सकते हैं, उसके लिए भी इस बजट में प्रोविजन दिया गया है। उसको कैसे आगे बढ़ाएं। और जो हमारी किसान सम्मान निधि है, वो उस पर और पैसा बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में और पैसा बढ़ा दिया गया है। यानी आज के बजट में हर वर्ग, हर उसका ध्यान रखा गया है। जो पेंशन भोगी कर्मचारी हैं, उनको इनकम टैक्स में छूट दी गई है, उनको राहत दी गई है। कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि बजट स्वागत योग्य है। इस समय केवल चुनावी दृष्टिकोण से इन 5 राज्यों में भाजपा जानती है कि यदि हारे तो आगे के लिए राह भाजपा की न केवल कठिन हो जाएगी, बल्कि 2024 उनसे दूर चला जाएगा। इसलिए इन राज्यों को दृष्टिगत करके बजट बनाया गया है। फिर भी ये निराशाजनक बजट है। ये बजट फिर से पूंजीपतियों का बजट। आम जनता जो कोरोना से बुरी तरह से पीड़ित रही, जिनकी नौकरियां चली गई, उनके लिए कोई राहत इस बजट में नहीं। एमएसपी की कोई गारंटी किसानों को नहीं। आपने पहले कहा कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी और अब आपने 60 लाख नौकरियों का एक नया जुमला फेंक दिया है। 400 से ज़्यादा जो ट्रेनें हैं वो पूंजीपतियों के हवाले कर दी गई। हमेशा की तरह बीजेपी सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार रही है। आम जनता, आम लोग, आम नागरिक हमेशा की तरह इस सरकार में हमेशा शोषित रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस बजट का विरोध करती है। तो यहाँ पर आपने तीनों ही पार्टियों की तरफ से इस पर रिएक्शन भी देखे हैं, लेकिन इस पर जनता की राय क्या है वो भी लगातार हमने आपको दिखाई है। लेकिन साथ ही साथ बड़ा सवाल है कि अब बजट पेश होने के बाद इस पर आप कितना असर आम जनता के ऊपर हुआ है। आम जनता ये भी जानना चाहती है कि साहब हमारे लिए इस बजट के अंदर क्या नज़र आया है। और ख़ास करके महिलाएं तो इस उम्मीद में हैं कि आप इस बजट के सामने आने के बाद, क्योंकि वो लगातार उम्मीद लगाए बैठी थी कि घर का जो घरेलू सामान है उसमें बहुत हद तक उनको राहत मिलनी चाहिए थी, क्योंकि कोरोना संक्रमण के बाद से अब लगातार ये जाहिर किया जा रहा था कि बहुत हद तक लोग इससे प्रभावित नजर आए हैं। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर इसका बड़ा असर देखने को मिला था। कई लोगों की इस दौरान नौकरियां तक चली गई थी। रोजगार का जो संकट है वो प्रदेश के युवाओं के सामने नजर आ रहा था। पलायन का एक और बड़ा विषय जो कि देखा गया था उत्तराखंड के अंदर। लेकिन आप इन सभी चीजों के इर्द गिर्द इस बजट को देखा गया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पर कहा, स्पष्ट तौर पर कहा कि आने वाले चुनावों को लेकर के ही इस बजट को केंद्रित किया गया, लेकिन ये बीजेपी की असफल कोशिश रही है। और चलिए जरा जल्दी से बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से मीडिया प्रभारी सुरेश जोशी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रतिमा जी, बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ दीपक पांडे साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अर्थशास्त्री डॉक्टर वीबी चौरसिया साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन जोशी जी, आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि इस बजट को लेकर के लगातार अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो हमने दर्शकों को दिखाई भी हैं। लेकिन
इसमें बड़ा बदलाव आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन के तौर पर इस पूरे बजट को देखा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय को देखते हुए आज ही तैयार कर दिया गया। देखिए, इस बजट में जो सबसे पहली बड़ी बात एक ये है कि जो हम जैसे राज्य हैं, हिमालयी राज्य जो हैं, जिनको हमेशा जो है कहीं कहीं कर्ज के बोझ तले हम लोगों को रहना पड़ता है और रिजर्व बैंक पे हम लोगों को डिपेंड रहना पड़ता है। तो आज के बजट में जो सबसे बड़ा विषय ये है कि अब जो राज्यों को भारत सरकार से, जो रिजर्व बैंक से पैसा मिलेगा, उस पर आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। ये पहली बार जो है कि देश की आजादी के बाद इस तरह का एक सब्जेक्ट आया है, जिससे जो छोटे राज्य हैं और जिन राज्यों की इनकम से बहुत कम है, तो उनको एक बेनिफिट से इसका बहुत बड़ा मिलेगा। दूसरा क्या है कि अगर हम उत्तराखंड की दृष्टि से इसको देखते हैं, तो भारतमाला के जो प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद जो 12 मीटर की हमको चौड़ी सड़कें बॉर्डर्स तक बनानी थी, वो रुकी थी। उसके लिए जो है कि हमने बजटीय जो प्रोविजन किया है, तो अब हमारा जो लास्ट लिपुलेख का बॉर्डर है या मांडा का बॉर्डर है, इन सभी स्थानों तक एक बहुत अच्छी व्यवस्थित सड़क हमको मिलेगी, उस पे कि हमको जोड़ा है। और अब हमने जो है कि उत्तराखंड के अंदर भी रोपवे से जोड़ने के लिए जो हमारे छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, उनको अब रोपवे से जोड़ सकते हैं, वो उसका भी प्रोविजन है। ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो खाद्य तेल है, जिसको लेकर के हमारे गृहिणियों की बड़ी समस्या थी, सरकार ने प्रोविजन किया है कि भाई खाद्य तेलों के दाम घटेंगे। ठीक है। और खाद्य तेलों के जो प्रोडक्ट हैं, उसके उत्पादन के लिए एक नई व्यवस्था इसमें की जाएगी। लेकिन कारण क्या है सर कि विपक्षी खेमा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत साहब इसको चुनावी बजट कहते हैं कि आने वाले चुनावों को देखते हुए ये बजट तैयार किया गया, लेकिन ये असफल कोशिश है। देखिए, हरीश रावत जी की बातों से दो बातें निकलती हैं। उन्होंने एक तरफ तो कहा कि ये बजट भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए बजट बनाया है, यानी 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ लेना चाहती है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि साहब ये बजट निराशाजनक है और इस बजट का कोई लाभ नहीं होगा। पहले हरीश रावत जी को स्पष्ट करना चाहिए कि एक तरफ तो राजनीतिक विषय को लेकर के चल रहे हैं कि 5 राज्यों में भाजपा लाभ देना चाहती है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि साहब निराशाजनक है। अच्छा। यानी अपने को, जो मैं कहता हूं ना कि कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज पार्टी है, तो उस कंफ्यूज पार्टी के नेता को कंफ्यूज बजट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जरा मैं जल्दी से, ठीक है सर, हाँ, एक जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। प्रतिमा सिंह जी, कंफ्यूज पार्टी, लेकिन यहां पर आप जरा क्लियर कर दीजिए कंफ्यूजन को कि क्या असल मायने में ये आपको लगता है कि चुनावी बजट है, जो हरीश रावत साहब कह रहे हैं कि आने वाले चुनावों को देखते हुए ये बजट को तैयार किया गया, लेकिन असफल कोशिश है? देखिए, पहली बात अगर मैं एक लाइन में इस बजट को डिस्क्राइब करूंगी तो ये बहुत ही निराशाजनक बजट है, जिसमें आम आदमी जो है उसका हाथ अभी भी खाली है। और अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो एक बात आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में 2017 में नरेंद्र मोदी जी देवभूमि की जनता को ग्रीन, जी प्रतिमा जी, चलिए लगता है शायद नेटवर्क इशू है। मैं जरा वापस लौटता हूं प्रतिमा जी, आपसे जवाब लूंगा, लेकिन जरा दीपक पांडे साहब को भी जोड़ रहा हूं मैं। दीपक जी, इसमें बार बार आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि इस बजट में ऐसा कुछ खास नजर नहीं आया है, लेकिन जो पार्टी, उसको देखिए कितना प्यार हो गया आपको कि कर्जा उन्होंने इंटरेस्ट फ्री कर दिया, इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट पे कर दिया, तो आप कितने खुश हो गए। मतलब आप ये नहीं चाहते हैं कि उत्तराखंड जो प्रदेश है हमारा, वो अपना रेवेन्यू जनरेट करे, अपने रेवेन्यू पे हम करें, हम अपना कर्जा कम करने का काम करें। आज उत्तराखंड के हर व्यक्ति का रोया आपने जो है कर्ज में डुबाने का कार्य कर दिया। आप इस बजट को ऐतिहासिक बजट बता रहे हैं। आप हर बात में जो है आजादी के बाद तक पहुंच जाते हैं। आजादी के बाद से जो कार्य कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, उसको करने में आपको नरेंद्र मोदी जी को 100 जन्म लेने पड़ जाएंगे। और दूसरी बात समझिए, ये बजट उद्योगपतियों का बजट है। जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हर बार ये बात कही है कि ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, तो ये बजट उद्योगपतियों का बजट है। आप समझिए, आप स्लैब कम कर रहे हैं उद्योगपतियों के, अनलिस्टेड कंपनीज के जो शेयर है उनमें जो सरचार्जेस कम कर रहे हैं के लिए उद्योगपतियों के, ठीक है, उद्योगपतियों के। और एक बात मैं जरा जवाब ले लेता हूँ जोशी साहब, मैं जरा इस पर आपसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले जरा दीपक पांडे साहब को भी जरा जोड़ रहा हूँ। मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर उसके बाद आप दीजिए मुझे 30 सेकंड दीजिए। हाँ ठीक है, जल्दी से बात पूरी कीजिए। बात करते हैं और आज डिजिटल इंडिया पे आप कह रहे हैं कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे, खरीदेंगे, उस पे जो भी आपको प्रॉफिट होगा उस पे 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये कैसा डिजिटल इंडिया है? और वो क्रिप्टो करेंसी जिसका बिल तक आप अभी
लेके जो वैज्ञानिक नहीं है, जो संवैधानिक नहीं है इस देश में, चीज आई नहीं, आपने उस पर कर लगाना शुरू कर अच्छा ठीक है, अब जरा कई सवाल आपने कर लिए, जरा जवाब ले लेता हूं, जरा जवाब ले लेता हूं। जोशी साहब जरा जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद दीपक पांडे आपके पास आता हूं। जोशी जी। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी बार कहती है कि उद्योगपतियों के लिए भाजपा सरकार काम कर रही है, उद्योगपतियों का बजट है। अगर इस देश के अंदर 400 ट्रेनें चलती हैं वंदे मातरम के नाम से, भारत के नाम से, तो क्या उसमें उद्योगपति बैठेंगे क्या? उसमें क्या कि भारत की जनता नहीं बैठेगी क्या? भारत के लोग नहीं बैठेंगे क्या? उसमें सिर्फ इंडस्ट्रियल बैठेंगे क्या? अगर हम ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक खेती से जो वो निकलेगा, उसका रेवेन्यू जो है भारत को या उत्तराखंड को या उसको, अरे देखिए, अरे आपने अपनी बात कर ली ना डॉक्टर प्रतिमा। देखिए, आप सुनना भी सीखो, चिल्लाना मत सीखो। आप सुनिए, अरे आप गलत बोलती हैं आप। जनता तक पहुंचाएंगे तो मैं नहीं नहीं एक मिनट, एक एक करके प्रतिमा जी, प्रतिमा सिंह जी सुनिए ना, आपने, मैंने आपको मौका दिया ना, आपको मौका दिया ना, मैंने आपको मौका दिया ना, आपने अपनी बात रखी है, अब जरा सुनिए तो सही। आपने सवाल किया है, आपने सवाल किया है, तो अब जरा जवाब तो सुन लीजिए एक बारी, सवाल जवाब तो सुनिए। हाँ, आप इनकी आवाज बंद करो पहले। आपको फिर से मौका दूंगा ना, आपको फिर से मौका मिलेगा ना। बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। देखिए सुनिए एक मिनट, प्रतिमा सिंह जी, इस तरीके से नहीं चलेगा। जवाब दीजिए, ग्रीन बोनस क्यों नहीं मिला? इसके अरे मैं जवाब नहीं दे तो रहा सुन हूं तो ना। लीजिए ना, पहले आप सुनिए तो सही। जवाब दे रहा हूं। प्रतिमा सिंह जी प्लीज सुनिए, इस तरीके से नहीं चलेगा। आवाज तो बंद करो भैया प्रतिमा सिंह जी पहले। प्लीज इस तरीके से नहीं। जोशी जी जवाब दीजिए। आप इनकी आवाज बंद करो पहले। अरे आप मेरी क्या, आवाज नहीं, बंद आप कर अपने दीजिए, चैनल में जो है कि बहस कराने के लिए हमको बिठाते हैं, अब जब हम शालीनता से सुन रहे हैं तो ऐसे चीख ले ये तो चिल्लाने बस वाले लोगों को इसीलिए मैं चैनल सभी में लाते पैनलिस्ट से हो। कहता हूं ना कि आपको संयमित भाषा में रहना ऐसे बहस नहीं चाहिए। हो सकती। प्रतिमा सिंह जी प्लीज इस तरीके से नहीं ऐसे कभी चलेगा। बहस नहीं हो प्रतिमा सकती। सिंह जी टाइम किल कर रहे हैं, प्लीज इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बिल्कुल नहीं चलता है। आपको लोग सुन रहे आप हैं, ऐसे- आप सवाल कर रहे हैं तो आप उम्मीद रखते हैं ना जवाब चाहिए, तो जवाब तो सुनिए जरा। क्यों नहीं मिला? नहीं तो जवाब तो सुनिए, आप अपने टाइम पे सवाल कीजिएगा ना, बाकी पैनलिस्ट भी हैं। जोशी साहब जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी बार बार इस बात को कहती है कि उद्योगपतियों का बजट लाया गया है, खाद्यान्न तेल में हम कहते हैं कि भाई इसकी कीमतों को कम करेंगे, तो क्या यह उद्योगपतियों के लिए है? अगर हम इस देश में ऑर्गेनिक खेती को कम करेंगे तो क्या इसका लाभ उद्योगपति लोग उठाएंगे? क्या इस देश के अंदर जो पेंशन भोगी लोग हैं उनके टैक्स में अगर हम रिपीट देते हैं तो इसका काम उद्योगपति करेंगे? क्या इस देश के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को आगे बढ़ाएंगे तो इसका लाभ उद्योगपतियों को मिलेगा? क्या इस देश के अंदर हम प्रधानमंत्री आवास योजना को बढ़ावा देंगे तो इसका लाभ उद्योगपतियों को मिलेगा? ठीक तो है। यानी बजट पे पहले बजट को पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद उस पर डिस्कस ठीक है। करिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हरीश रावत जी खुद बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 5 राज्यों के लिए चुनावी बजट बना दिया। अरे भैया, आप कहिए ना कि ये बजट फेल है, निराशाजनक है, हम इसका बहिष्कार करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं, ये बोलिए ना। हाँ। आप अपने पे ही कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है सर। पहले आप कहते रहे कि ये 5 राज्यों के लिए चुनावी बजट हो गया, और बाद में आप कह रहे हैं कि साहब ये बजट तो जो है निराशाजनक है। ठीक है सर। तो मैं अपनी जी हाँ, जरा मैं दीपक पांडे साहब को भी जल्दी से जोड़ लेता हूं। जी, दीपक जी, अब नौकरियों के संकट को लेकर के बार बार सवाल किया जा रहा है और इस बार में बजट के अंदर लाखों नौकरियों का जिक्र हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी भी इस पर ये सवाल उठा रही है कि साहब पहले आप करोड़ों नौकरियों की बात कर रहे थे लेकिन अब लाखों पे आ गए। बिल्कुल, इंडियन न्यूज़ के दर्शकों को मेरा प्रणाम। बिल्कुल, ये जो बजट है इस टाइम जो आम आदमी पार्टी के लिए तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी पहले से भी कहीं ना कहीं व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे, आपने देखा कि बड़े लोगों को, जो उद्योगपति लोग हैं उनको फायदा पहुंचाती है। इसी में आपने देखा जब किसान आंदोलन चल रहा था उसमें भी आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं बड़े व्यापारियों के लिए काम कर रही थी, कहीं ना कहीं सबको पता है, इनडायरेक्टली तौर पे और डायरेक्टली तौर पे भी। दूसरी बात क्या है कि जो अभी मेरे भाई साहब ने कहा जो 400 ट्रेन है, इसकी क्या गारंटी है? जो वंदे मातरम से चल रही, मैं अच्छी बात है, हमारे देश का नाम हो रहा है, वो कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा सारी इनकी नीतियां गलत हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि वो ट्रेनें भी प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाएंगी? जो हमारी प्लेन्स हमारे इसमें जा रहे हैं आजकल, हमारे बीएसएनएल हमारा प्राइवेट सेक्टर की तरफ को जा रहा है, सारी चीजें आप देख रहे हैं किस तरह से इनकी चीज चल रही है। रहे रोजगार की बात, कहा है 2-2 करोड़ की बातें करते थे उस समय, वो कहते थे पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, चलो हम तो तल लेंगे पकौड़े, लेकिन अब आप मुझे बताइए आप क्यों इसको 60 लाख पे ले आए आप कहीं ना कहीं? और बात आप कहते हैं 25 साल का बजट बनाएंगे, 25 साल तक, जो 2022 और 23 का जो बजट है 25 साल तक। अरे साहब, अगले आपकी सरकार भी आ रही नहीं आ रही, आप तो पहले वो देखिए, बजट तो चेंज होता रहेगा, आप पहले इस साल को लोगों को विश्वास दिला लें कि इस साल ये लोगों को हो जाएगा, क्योंकि जो खाद्य तेल की बात आप कर रहे हैं 200 रुपए का तक पहुंचा हुआ है, वो कैसे दोबारा 80-90 रुपए पर दोबारा पहुंचेगा? कैसे आपके पेट्रोल से नीचे आएंगे? आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। आपने एजुकेशन के लिए क्या आपने वो बजट रखा है? आपने उस पर नहीं आया। स्वास्थ्य के ऊपर क्या बजट रखा है? वो चीज, किसानों को तो आप लुभाने के लिए भी आप बातें कर रहे हैं कि इलेक्शन अभी आप आ रहे हैं, लेकिन आप कितने खरे उतरेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, वक्त आने पे मौका प्रस्ती देख के ये बदल जाते हैं कहीं ना कहीं।
ठीक है, चौरसी साहब को जरा जोड़ रहा हूं, उसके बाद मैं जोशी जी जवाब लूंगा और प्रतिमा जी आपको भी जोड़ूंगा। चौरसी नहीं, साहब, पहले मुझसे जवाब ले लीजिएगा, बिल्कुल सादा बिल्कुल वक्त तो बिल्कुल। चौरसी नहीं है। साहब, सवाल आपसे है कि अब इस बजट को लेकर के कई चीजें हैं। सवाल तो यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि नौकरियों के संकट के साथ साथ आप जो लॉन्ग टर्म विजन की बात की जा रही है कि 25 साल का विजन है, सवाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी ये कर रहे हैं कि आप साहब, आप हर साल के हिसाब से अगर आप शॉर्ट टर्म अगर आप उसको अचीव कर लेते हैं तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन आप तो अभी से लॉन्ग टर्म विजन की बात कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, जब किसी तरीके का कैपेक्स किया जाता है, यानी कोई कैपिटल एसेट के ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाता है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो किसी पर्टिकुलर ईयर में नहीं होता है, बल्कि वो कमिंग ईयर्स में देखने को मिलता है। और इस बजट में अगर हम कुछ फिगर्स की बात करें तो जो फिगर्स हैं वो फिगर्स जो हमारा करंट ईयर अभी चल रहा है उसमें भी अगर आप देखें तो ग्रोथ का जो टारगेट है वो 9.2% के आसपास अचीव की बात कही जा रही है, और जो हमारा बजट कमिंग बजट है उसके लिए वो एस्टिमेटेड 8 to 8.5% के आसपास है। इसका मतलब है कि ग्रोथ का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा मतलब नीचे की तरफ जाएगा, और इसीलिए इस बजट में प्रोविजन एक्सपेंडिचर को अच्छा लेकर सर, मैं के एक तो बहुत ही छोटा सा सवाल आपसे करना चाह रहा हूं जो आम लोगों के जहन में बड़ा सिंपल तरीके से होता है कि इस बजट से क्या अर्थव्यवस्था, क्योंकि कोरोना संक्रमण के बाद से बहुत हद तक टूट चुकी थी, उसको कुछ हद तक बूस्टअप मिलेगा क्या, उसको मजबूती मिल पाएगी इस बजट से? मैं वही बात आपको मैं बात आपको बताना चाह रहा था कि जो मतलब एक्सपेंडिचर साइड है वो हमारा बहुत ही ज्यादा एस्टिमेटेड है, यानी कि 39.45 लाख रुपीस करोड़ रुपीस के आसपास है, जबकि उसके लिए जो हमारे रिसोर्स मोबिलाइजेशन किए गए हैं वो 22.84 करोड़ रुपीस हैं। इसका मतलब है कि बाकी रिसोर्सेस बोरोइंग या दूसरी तरीके से उसमें पूरे किए जाएंगे, जिसका इफेक्ट आप देखें कि उस इकोनॉमी के फिस्कल डेफिसिट के ऊपर पड़ता है, और इकोनॉमी में अगर फिस्कल डेफिसिट की पोजीशन इंक्रीज होती है तो वो अल्टीमेटली प्राइसेस के ऊपर भी इन्फ्लेक्ट होती है, और ये प्राइसेस अगर इंक्रीज होती हैं तो उसका एक स्पाइरल होता है जो कि इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर भी दिखाई देता है। तो ये एक मिसमैच यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हाँ। लेकिन चूंकि कोविड का एक पीरियड है तो एक रियलिस्टिक अप्रोच को देखते हुए इस बजट में 6.4% यानी कि जो हमारा रिवाइज्ड फिस्कल डेफिसिट है 6.9%, उसको थोड़ा सा कम करके 6.4% यानी 0.5% रिडक्शन किया गया, जो कि फिस्कल कंसोलिडेशन के नॉर्म्स होते हैं, जिसको पर एनम रिड्यूस करके 25 और 26 तक लाने की बात कही। ठीक है सर, ठीक है। मैं प्रतिमा जी को, ठीक है सर, प्रतिमा जी को जरा जोड़ लेता हूं। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया जिसमें कहा कि ना तो मिडिल क्लास के लिए कुछ है, ना किसानों के लिए कुछ है, और कई इसी तरीके से। तो इसमें जो जितने अर्थशास्त्री हैं वो ये कह रहे हैं कि बैलेंस्ड बजट नजर आता है, लॉन्ग टर्म विजन के तहत ये बजट नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं। तो इस एक बजट को अलग अलग चश्मों से कैसे देखा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कहते हैं, आम जनता की जो चिंता अगर वो करते होते तो बजट ऐसा नहीं होता। अब दूसरी बात, बिल्कुल कर्मचारियों के हितों में भी ये बजट नहीं है। देखिए, जिस तरीके से कोरोना काल में महंगाई बढ़ी और लोगों की आमदनी घटी, हर व्यक्ति को ये उम्मीद थी कि टैक्स जो स्लैब है उसमें कमी करने का कार्य जो है वो सरकार करेगी, पर सरकार ने नहीं किया। मैं 3 चीजें बोलना चाहती हूँ डेटा के साथ। रखिए प्रतिमा जी, बात रखिए। चलिए, लग रहा है शायद आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। मैं जरा वापस लौटता हूं प्रतिमा जी। सुरेश जी, जरा इस पर जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने भी आज ट्वीट किया, इस बजट को लेकर कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता का ये कहना है कि ना तो इसमें आपने किसानों को लेकर के कोई बड़ा ऐलान किया, उम्मीद ये की जा रही थी कि किसानों को लेकर के कुछ बड़ा दावा किया जा सकता है, कुछ बड़ा वादा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया। हाँ नहीं, देखिए पहली बात तो मैं बताऊं, प्रतिमा जी, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया था टेक्निकल। हाँ, मैं वही आपसे ही जवाब लिया था, आपसे ही सवाल कर रहा था, लेकिन आपका टेक्निकल इश्यू की वजह से आप बात नहीं हो पाई थी। ठीक है, अब आप सुनिए। हाँ। सुनिए, जिस तरीके से सब्सिडी में कटौती की गई है तो किसी भी तरीके सुरेश जी, आता हूं एक मिनट, जरा सवाल ले लेते हैं। तो बजट नहीं है। पेट्रोलियम में सब्सिडी 2021-22 में थी 6,517 करोड़ रुपए, उसे घटा करके 5,813 करोड़ रुपया कर दिया गया। आप फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, फर्टिलाइजर्स में 2021-22 में आपने सब्सिडी करी 1,40,000 करोड़ रुपए, आज वो घटा करके 1,05,000 करोड़ रुपए करने का कार्य किया आपने। आप सब्सिडी घटा रहे हैं, ये किसानों के लिए साथ अन्याय कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये बता दीजिए। पेट्रोलियम पे सब्सिडी घटा के आम जनता के पेट पे, आम जनता की जो जेब है उस पे उसको लूटने का कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात, फूड पे सब्सिडी आपने 2021-22 की अगर मैं बात करूं तो 2,88,219 करोड़ रुपया था, आज 2,06,000
मैं आज फिर से ये कह रही हूँ, चलिए ठीक है, अब जरा जवाब ले लेते हैं, समय थोड़ा सा कम है, आपने सवाल भी कर लिया, जरा जवाब ले लेते हैं। जोशी साहब जवाब दीजिए। देखिए, सरकार का जो फोकस है वो इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का फोकस है। सरकार का जो फोकस है वो एजुकेशन, हेल्थ को जो है कि और अच्छा करने का फोकस है। और सरकार का इसलिए उस फोकस के पीछे अब फिर शुरू प्रतिभा जी सुन तो लीजिए ना, अब आपने सवाल किया, एक बार सुन तो लीजिए। गरीब हो गया और अरे आप ये क्या मजाक करा रहे हो भैया? नहीं प्रतिभा जी एक बार सुनिए ना, सुनिए, गलत बात आपने है, सवाल डिबेट आपने मत सवाल किया ना, मैं कीजिए, फिर से आपसे वही कह रहा हूँ, आपने जब सवाल किया तो जरा जवाब तो सुन लीजिए ना। हाँ, नहीं हाँ आप नहीं, जवाब नहीं सुनना आपको, सिर्फ सवाल करते जाना है आपको, आपको जवाब नहीं सुनना है। हाँ नहीं, तो आप क्यों नहीं बोलने देंगे मैडम? जोशी जी? बात पूरी रखिए। हाँ क्योंकि आप मेरे सवालों के जवाब नहीं दे रहे। नहीं तो आप सुनेंगे तभी तो आप सुन पाएंगे ना, आप सुनिए तो सही पहले। आप बताइए कि सबसे प्रतिभा जी इस तरीके से नहीं चलेगा। प्रतिभा जी सुनिए, अगर आपने सवाल किया ना, आप सवाल किस लिए कर रहे हैं? जवाब सुनने के लिए ना, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं अरे है। इस तो confused सुनेंगे लोगों तभी तो को पता क्यों चलेगा बिठा ना दो चैनल जोशी पर साहब। भैया? आपने अपना चैनल बंद कराना है क्या ऐसे लोगों को बिठा के? नहीं ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं आपसे है, मेरी रिक्वेस्ट चैनल है, ऐसे confused ऐसे बंद नहीं लोगों होता को सर। चैनल पे हाँ, मत और बिठाओ। प्रतिभा जी मर्यादा में प्लीज, संयमित होकर के, दर्शक आपको देखते हैं, लोग आपको देख रहे हैं। बिल्कुल। जोशी साहब देखिए, जल्दी से जवाब। हाँ देखिए मैं पहली बात बताऊं कि सरकार का जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा करके, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर रोजगार बढ़ेगा। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। अगर देखिए जो हमारा गरीब व्यक्ति है उसके लिए हमने आवास की योजना को हम चला रहे हैं, जो हमारा गरीब व्यक्ति है उसके लिए हम अन्य योजना को चला रहे हैं। जो हमारे मिड क्लास के लोग हैं, अगर हम आज ट्रेनों की अच्छी फैसिलिटी देते हैं, एयरपोर्ट की अच्छी फैसिलिटी देते हैं, उनको दवा की अच्छी फैसिलिटी देते हैं, उनको एजुकेशन के सेक्टर में अच्छी फैसिलिटी देते हैं, तो इसका बेनिफिट मिड क्लास को ज्यादा मिलेगा। और जहां तक आपने किसानों की बात कही है, देखिए अगर हम कह रहे हैं कि हम अधिकांश फसलों की जो खरीद है उसको हम एमएसपी पे करेंगे तो नेचुरल है कि किसानों को उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती को हम प्राथमिकता देंगे तो उसका फायदा भी किसानों को मिलेगा। अगर हम कह रहे हैं कि जो किसानों के यंत्र हैं उनको सस्ता करेंगे, उस पर छूट देंगे, अगर हम ट्रैक्टर सस्ता करते हैं या उसके और जो है कि नई टेक्नोलॉजी में ले जाते हैं, अल्टीमेटली इसका फायदा मिलने जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोक रहा हूँ सर, माफी के साथ रोक रहा हूँ, समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर इस संकट की घड़ी में, क्योंकि इस बजट के जरिए बहुत ज्यादा सहारा मिलने जा रहा था, तो कितना सहारा मिला है, अलग अलग राजनीतिक दलों को आपने सुना है, ये आपको तय करना है कि बजट के जरिए आपको कितना फायदा इस बार मिला है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।